समझेंगे कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में यह आशंका थी कि अलग अलग देशों में आर्थिक मंदी गहराती जाएगी और इस तरीके के संकेत साफ तौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से नजर आ रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां पर कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन हुआ और अब ब्रिटेन में दूसरी तिमाही में जीडीपी में 20.4% की कमी आई है, जिसके साथ ही ये साफ हो गया है कि ब्रिटेन में लगातार 2 तिमाही के दौरान नकारात्मक विकास दर यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है और अब ब्रिटेन आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। साल 2009 के बाद ब्रिटेन में पहली बार इतनी आर्थिक मंदी की जो गहराई है वो बढ़ती नजर आ रही है और ये 1955 के बाद कहा जा रहा है कि मौका है कि जब लगातार 2 क्वार्टर में इतनी बड़ी गिरावट नजर आ रही है। और ब्रिटेन के ऑफिस फॉर नेशन स्टैटिस्टिक्स यानी ओएनएस के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 2.2% की गिरावट थी, जबकि दूसरी तिमाही में 20.4% की। ब्रिटेन की जीडीपी इस साल के पहले 6 महीनों में 22% से ज्यादा गिर चुकी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन में ये हाल है, G7 के बाकी देशों में भी जीडीपी में गिरावट हो रही है। हाँ, ये अलग है कि ब्रिटेन की तुलना में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट कम है, रफ्तार कम है। तो समझेंगे कि असल में क्या कोरोना के चलते ब्रिटेन में जो संकट दिख रहा है ये अगली तिमाही तक और गहरा सकता है और इसके साथ साथ पूरे यूरोप की तस्वीर क्या होगी और अगर इन संकेतों को समझें तो पूरी दुनिया के लिए क्या खास संकेत नजर आ रहे हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। गुरजीत सिंह सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जयंत दासगुप्ता सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर WTO, सर बहुत बहुत स्वागत है। और ओमी सलमा बावा हैं, प्रोफेसर है सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज जेएनयू से, मैम बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में गुरजीत सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर मैं ब्रिटेन को समझूं, हालांकि अलग अलग कारण जरूर रहे पिछले 2 साल में जिस तरीके से ब्रेक्जिट को लेकर माहौल रहा है, लेकिन अब कोरोना ने ऐसा लगता है कि उस संकट को ज्यादा गहरा दिया है और बैक टू बैक 2 अगर क्वार्टर की बात करें इतनी बड़ी गिरावट। जो आपने बताया है कि जो यूके के ऊपर संकट आया हुआ है, ये बड़ा चौंकाने वाले अंक। लेकिन हम अगर थोड़ा पीछे देखें तो दिसंबर 2019 में भी उनकी जो ग्रोथ रेट थी 0 थी, उसके बाद तो नेगेटिव में आ गई, लेकिन जब कोरोना नहीं भी था तो उनकी ग्रोथ रेट 0 थी। तो जैसे आपने ये प्रश्न उठाया है, आगे जाते हुए मैं देखूंगा कि ब्रेक्सिट का अभी जो पूरा इंपैक्ट है इनके ऊपर नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी ब्रेक्सिट के ऊपर एक डील जो है वो ईयू से निगोशिएट की जा रही है और 31 दिसंबर तक इसको पूरा होना है। इसकी जो एक्सटेंडेड वर्जन है पूरा हो, इसके आसार कुछ सफा नहीं है, लेकिन ये आसार जरूर है कि डील और नो डील ब्रिटेन के ऊपर मंदी का असर और पड़ेगा, और जोर पड़ेगा ब्रेक्सिट के आते हुए। दूसरी बात है, अगर कोरोना वायरस का दूसरा दौर आता है और उसके कुछ दिनों बाद ही ब्रेक्सिट हो जाता है, तो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ये ब्रिटेन के ऊपर ज्यादा होगा, यूरोप के ऊपर कम होगा। तीसरी बात है, यूरोप के जो संधियां हैं ट्रेड के ऊपर, वो यूके नहीं कर पाया है आज तक किसी के साथ भी। तो इसलिए यूरोप अभी भी यूके का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तकरीबन 511 बिलियन यूरो का ट्रेड 2019 में था। इतना बड़ा ट्रेड आप उसको कैसे झेल पाएंगे ब्रेक्सिट के होते हुए, कोविड के होते, ये एक थोड़ी नासमझ सी लग रही है। और तीसरा जो बिंदु है जो मुझे शंका देता है यूके की ओर से, वो है नवंबर में यूएसए का चुनाव। उसके नतीजों पर भी यूके की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास पर कई चिन्ह लगेंगे। अगर तो ट्रंप जीत जाते हैं, बाइडेन जीत जाते हैं, तो वो किस तरह से यूके पे दबाव डालते हैं, ये यूके को सोचना पड़ेगा। तो ये जो 3 अपनी अंदरूनी स्थिति, यूरोप के साथ स्थिति और अपने सबसे बड़े दोस्त के साथ जो स्थिति है, इसमें यूके मेरा ख्याल एक बहुत मुश्किल दौर से बीत रहा है। जयंत दासगुप्ता सर, जैसा कि कहा गुरजीत सर ने, 3 बड़े फैक्टर हैं और ये बिल्कुल, अगर हम आंकड़ों में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो जनवरी और फरवरी में जो आंकड़े आए थे वहां पर ग्रोथ रेट 0, उसके बाद यानी कि
कोरोना से पहले ही ब्रिटेन की इकोनॉमी रसातल की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही थी और उस पर कोरोना ने इस कहीं खतरे को दोगुना कर दिया है। और अभी कोरोना काल का जो पहला क्वार्टर है उसके नतीजे हमारे सामने हैं। तो क्या ये संकट आने वाले क्वार्टर में और ज्यादा गहरा होगा और ब्रेक्जिट और उसके बाद कोरोना, कहा जा रहा है कि शायद ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास में सबसे बुरे दौर की शुरुआत। ब्रिटेन की जो हालत है वो ऑलरेडी काफी स्लो डाउन में था। दिसंबर 19 तक उसके जीरो ग्रोथ हो चुके थे और जो पहला क्वार्टर है जो कोविड से उतना प्रभावित नहीं हुआ जनवरी से मार्च का, उसमें उनका नेगेटिव 2.2% ग्रोथ था। इसका मतलब है कि स्लो डाउन असर कर चुका था। कोविड के चलते उसमें और गहराई आई स्लो डाउन में और लगभग 20% की और कमी आई है। तो ब्रिटेन के अगर की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप देखें तो 80% उनका सर्विसेज इंडस्ट्री पर आधारित है, निर्भरशील है। और जो सर्विसेज इंडस्ट्री है ब्रिटेन, खासकर लंदन का जो सिटी है, पुराना शहर जो है लंदन का, वो विश्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। ब्रिटेन में अगर आप देखें तो ये दूसरे नंबर पर है आपके इनवर्ड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में और तीसरे नंबर है आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट वहां से होने के लिए। तो ये एक विश्व के आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही अहम रोल उसमें उनका है। अब जो कोविड के चलते बात हुई है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अब काफी प्रभावित हुआ है। लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि किस प्रकार इकोनॉमी की हालत कैसी होगी अगले 6 महीने में, 1 साल में, कोविड के लिए वैक्सीन निकलेगा या नहीं, इन सारी बातों पर निर्भरशील है। और एक बात और है कि डिमांड का जो संकुचन हुआ है ये सारे विश्व में हुआ है और इसका असर इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ा है। तो ब्रिटेन चूंकि 80% निर्भरशील है सर्विसेज इंडस्ट्री पर, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। रही बात ब्रेक्सिट की, ये इसके चलते और गहरा प्रभाव हुआ है, क्योंकि लोग ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते थे कि यूरोप में उनके लिए सहूलियत होगी बिजनेस करने में। तो अगर ब्रिटेन का ये जो अग्रीमेंट होने वाला है 31 दिसंबर तक, उसमें ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एक बात है, दूसरा है जो पासपोर्टिंग वाली व्यवस्था थी कि आप कहीं एक जगह रजिस्टर कर लें व्यवसाय के लिए और आप पूरे यूरोप में व्यवसाय कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन में, जैसे आपके पास एक पासपोर्ट सा मिल गया हो। तो अगर इन सारी बातों पर कोई समझौता नहीं होता है और पूर्व जैसी स्थिति बरकरार नहीं रहती है कम से कम 1-2 साल के लिए, तो फिर नए जो निवेशक हैं वो ब्रिटेन में निवेश करने से वो जरूर उसमें एक उनमें परेशानी होगी और वो नहीं करना चाहिए। तो इन सारी बातों को देखते हुए ब्रिटेन में जो IMF ने कहा है वो 10% का कहा है संकुचन होगा उनके जीडीपी में इस साल, लेकिन 2021 के अंत तक जाकर के वो उभर जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो रही है कि महीने महीने परिवर्तन हो रहा है। अब ब्रिटेन में जैसे अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के कोविड के वैक्सीन के बारे में चर्चा चल रही है। ब्रिटेन में जो मृत्यु दर है कोविड से वो भी काफी कम हो गई है, नए इन्फेक्शंस की दर कम हो गई है। तो इससे आर्थिक जो सेंटिमेंट्स है उसमें कुछ जरूर उछाल आ सकता है। ब्रिटेन के हाल के जो स्टॉक एक्सचेंज में है 0.9% का उसमें उछाल आया है और 8% के अधिक उनमें ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, 1 महीने की। तो ये कह सकते हैं कि द वर्स्ट मे बी ओवर फॉर ब्रिटेन, बट इट इज स्टिल गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी बैड टाइम। ओके प्रोफेसर बाबा, जिस तरीके से मैं आंकड़े देख रहा था जनवरी से लेकर और अगस्त के महीने तक के अगर ब्रिटेन के आंकड़े देखें, और बहुत अहम बात दोनों ही पैनलिस्ट ने कही है कि सर्विस सेक्टर और बेसिक मैं कहूं कि वर्ल्ड वाइड जो वहां पर निवेश था उसमें इन महीनों में लगातार न सिर्फ कमी आई है बल्कि लोगों ने एग्जिट किया है। अब सवाल यह है कि पहले ब्रेक्जिट की मार, उसके बाद निवेशकों का वहां से निकलना और फिर कोविड के चलते लॉकडाउन,
ये संकट हालांकि पिछले एक महीने के आंकड़े थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये संकट ज्यादा गहरा सकता है। जो कि आंकड़े WHO ने जारी किए हैं, कहीं उससे ज्यादा ये गिरावट वहां पर नजर आ सकती है। जी शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, संभावना में सब और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अगर ये आंकड़े आज निकले और ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन मंदी में डूब चुका है, तो जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, इसके कई कारण हैं। ये भी देखना चाहिए कि सरकार ऐसे समय में किस तरफ से जो पूंजी निवेशक है, जो इन्वेस्टर जो वहाँ आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती है कि क्या मार्केट स्थिर है, क्या यहाँ पे हम कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे कि आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर रहेगा, और आने वाले दिनों में जो एक वर्क एनवायरनमेंट है, काम का जो एक एनवायरनमेंट है, वो किस तरीके से खुल पाएगा। अगर इन किसी भी मापदंड पे अगर एक पॉजिटिव मैसेज ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वहाँ की जो इंडस्ट्री है उसके तरफ से नहीं जाता है, तो जो भी इन्वेस्टर है, जो पूंजी निवेश करना चाहता है, वो सोचेगा। दूसरी पॉइंट ये है कि जब तक कि यूरोपीय समुदाय के साथ एक डील तय नहीं हो जाता है, तो कोई भी जो इन्वेस्टर है वो ये देखना चाहता है कि उसको इस परिस्थिति में उसके लिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अर्थात कि अगर वो यूरोप में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा उसको फायदे हैं, तो वो ये चंद महीनों में इंतज़ार करेंगे कि शायद इस डील के आने के बाद हम सीधा ही क्यों ना यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्ट करें और ना कि ब्रिटेन के अंदर करें। तो तीसरी बात, जो वायरस है उससे जो है जूझने के लिए जो है वैक्सीन कई जगहों पे बन रहे हैं। आपने जैसे जिक्र करा, ऑक्सफोर्ड का भी तैयार हो ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होने वाला है, लोगों के ऊपर एक जो दहशत बनी हुई है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। और जब तक कि ये दहशत समाप्त नहीं होती, सरकार ये भी कहेगा अर्थव्यवस्था खोल दी गई है, लोग बाहर निकले, निवेश भी करें, काम भी करें, लेकिन लोग नहीं निकलना चाहते। चौथी बात ये है कि अलग अलग सरकारों ने यूरोप में अगर आप देखें तो अलग अलग नीतियों को लिया है कि किस तरीके से अपने पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जाए, बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, नौकरी और इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। ब्रिटेन में काफ़ी हद तक कई सेक्टर्स में जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने अपने जो रोजगार लोग हैं उनको छुट्टी दे दी है बिना वेतन की। अर्थात जब आपके पास परचेसिंग पावर, खरीदने का ही क्षमता कम हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको ये रिसेशन के आंकड़ों में देखना पड़ेगा। तो एक ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ रहा है ब्रिटेन को देखिए और पूरे विश्व के लिए। इस समय हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारों ने अलग आर्थिक नीतियों को अपनाया है, चाहे वो एक इन्फ्यूजन है या एक स्टैगरिंग है, यानी कि आप काम करने के कम समय कर दें। तो ये एक हम लोग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है ये देखने के लिए कि इन नीतियों से हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि आगे चल कौन सी नीतियां ज़्यादा कारगर होंगी। लेकिन ब्रिटेन के लिए जो संकट की समस्या है ये अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है और घटने वाली नहीं है बहुत जल्द। मैं थोड़ा सा इस ब्रिटेन के सहारे अगर बड़ी तस्वीर को समझना चाहूँ गुरजीत सर, कि हालांकि यूरोप के अलग अलग देशों में गिरावट जरूर है, लेकिन कहीं पर थोड़ी सी कम या फिर उसकी रफ्तार अलग दिख रही है। ब्रिटेन की इस गिरावट का इम्पैक्ट अगर हम पूरे के पूरे यूरोप को देखें तो क्या इसका इम्पैक्ट वहां पर नजर आता है? और अगर हम यूरोप के तमाम देशों की गिरावट को अलग अलग नंबर्स को समझें और जिस तरीके से कोरोना का ये फेज लंबा खिंचता है, तो बाकी दुनिया के लिए किस तरीके के संकेत हैं? ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ में भी एक मेंबर था, उस समय भी उसकी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं उनसे अलग रहूं। और कोविड से लड़ने में भी उसने ये अलग अपना एक रुख बनाया कि कई देशों के बाद उसने लॉकडाउन किया, कई देशों से पहले उसने लॉकडाउन उठाने की कोशिश की। तो उसका जो एक कोविड से जूझने का जो एक प्लान है वो यूरोप से अलग है और उसके जो नतीजे हैं वो यूरोप से बहुत अलग है। और सिंपल चीजें हैं कि यूरोप से इस माहौल में फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, कॉमन प्रोक्योरमेंट, ये चीजें तो कर सकते थे ना, इसमें कोई हानि तो नहीं थी। कॉमन प्रोक्योरमेंट करते तो जैसे पीपीई किट है उसकी कीमत, उसकी दर कम हो जाती, लेकिन ये सब इन्होंने अकेले किया।
अकेले किया तो इसकी ज्यादा कीमत उठानी पड़ी। दूसरी बात रही कि यूरोप इस समय देखिए 750 बिलियन यूरो का एक इम्पेटस प्लान, स्टिमुलस प्लान वहां लॉन्च किया गया है। अब ये तो उसका भाग है ही नहीं, इनको तो कुछ उससे मिलेगा ही नहीं, ना ग्रांट मिलेगी ना कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो जो यूरोप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है उसके मुकाबले में ब्रिटेन ना तो उससे सहारा ले सकता है और ना ऐसी कोई उसकी कोई नीति नजर आ रही। इस समय ब्रिटेन लगता है जैसे कि किश्ती ने अपने आप की जो रस्सी है वो काट दी है, और ये तो ब्रेक्सिट का लगता था लेकिन कोविड ने उसको थोड़ा और धकेल दिया। तीसरी बात रही कि जब पूरे यूरोप में चीन से बहुत निवेश आता था तो उनका फेवरेट था यूके। 2000 से लेके 2015 तक यूके में चीन का निवेश सबसे ज्यादा रहा, तकरीबन 50 बिलियन यूरो। लेकिन 2016 के बाद जब यूरोप ने कुछ वो निवेश के ऊपर टाइटन किया, लेकिन फिर वो इटली और फ्रांस और फिर अब 2019 में नॉर्डिक कंट्रीज में देखने लगे। तो जैसे प्रोफेसर ने हमें बताया है कि ब्रेक्सिट के नतीजे से यूके में निवेश आना ऑलरेडी कम हो चुका था, कोविड के कारण तो और भी कम हो गया है क्योंकि जो अंदरूनी निवेश है वो भी नहीं हो रहा है। 30% कंपनियां तो यूके में बंद हो चुकी हैं, 60% कहती हैं कि हमारे मुनाफे नहीं हो रहे हैं। तो अब वहां पर क्या किया जा रहा है कि जैसे एम्बेसडर दासगुप्ता ने बताया कि वहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप पैसा खर्चिए। तो उसमें अगर आप खाने के लिए रेस्टोरेंट खुला है तो आपको कहा जा रहा है आप बाहर खाना खाइए, आपके 25 पाउंड का बिल सरकार देगी एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द रेस्टोरेंट। बस पे चढ़िए, अब पैसे कम कर देंगे। लेकिन इससे आप भरोसा नहीं कर सकते, इससे इकोनॉमिक स्थिति नहीं बदल सकती है। सबसे जरूरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक एरिया है जहां अभी मंदी नहीं आई है यूके में, वो है अगर आप सुपरमार्केट जाइए तो खाद्य पदार्थ सब आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक बार ही ब्रेक्सिट आ गया, इसके क्या नतीजे पड़ेंगे, क्या कस्टम ड्यूटी लगेंगी, क्या क्वारंटीन लगेंगे, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो ये अभी सिर्फ ये कुछ महीनों की बात है कि आपकी जो खाद्य पदार्थ शैली है वो अभी चली जा रही है। इसके लिए आपने क्या प्रबंध किया मैं कह नहीं सकता। ओके प्रोफेसर बाबा, क्या यूके में जो गिरावट है और जिस तरीके से नजर आ रही है, हालांकि इसमें थोड़ी सी कमी दिखेगी, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो कहा जा रहा है कि 10 से 12% तक भी नेगेटिव ग्रोथ रह सकती है अगले क्वार्टर को लेकर। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप देखती हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, और क्या इसका इम्पैक्ट एशियन कंट्री में और दूसरे मैं कहूं जो जोन है वहां पर भी कुछ इसका इम्पैक्ट आप हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी श्रिंक हो चुका है और मंदी का जो माहौल छा गया है, तो उससे इतनी बड़ी निराशा छा गई है कि सबसे इसका इम्पैक्ट अलग अलग होगा। अगर हम जैसे एम्बेसडर गुलजीत ने अभी कहा 4 महीने बाकी हैं यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील नेगोशिएट करने के लिए, और ब्रिटेन इसमें कहीं से नहीं नजर आता कि वो ऊपर इस डील में उसका पलड़ा भारी होगा। उसका मतलब है कि ऐसे हालात में डिमांड और जो सप्लाई है, जिसमें कि ब्रिटेन की जो स्ट्रेंथ है, अगर हम देखें पर्यटन कम हो चुका है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, सर्विसेज है और ट्रेड है और बैंकिंग। ये जो 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन सब में जो है आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। यूरोप ने अपने अंदरूनी बचाव के लिए, कोविड से बचने के लिए उन्होंने एक पैक्ट तय किया है जिससे उनको इस पे पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। अगर 4 या 5 जो महत्वपूर्ण राष्ट्र देखे जाए तो जर्मनी जो है उसमें 11% जीडीपी कम हुआ है, और ब्रिटेन को देखें तो वहाँ 20% है। साइज ऑफ द इकोनॉमी बहुत ही अहम महत्व रखता है यहाँ पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो क्षमता है आपकी इकोनॉमी की, वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। तो यूरोप के साथ तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी देश जो यूरोप के साथ और जो ब्रिटेन के साथ व्यापार करते थे, वो भी इस बात पे अब ये सोचेंगे कि व्यापार किस तरीके का हो। यानी अगले 4 महीने बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं दूसरे निवेशकों के लिए, ये देखने के लिए कि क्या ब्रिटेन को साथ एक ऐसा डील होता है जिससे कि जब हम ब्रिटेन के साथ निवेश करें तो वो फायदा हमें ईयू के साथ भी मिले। मुझे जहाँ तक मेरे समझ में है, ऐसा नहीं होगा कि ईयू
ब्रिटेन को जाने भी देता है और कहता है कि हाँ तुम साथ साथ में जो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ फायदे हैं वो भी आप साथ में लेके जाओ। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा आने वाले दिनों में। और जो निवेशक है, तीसरी बात है, इस वक्त अर्थव्यवस्था को जैसे हम जानते हैं, समझते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, और खास में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है चीन की भूमिका जो इस कोविड को लेकर रही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हलचल इससे पैदा हुई है और राजनीतिक हलचल जो पैदा हुई है, इसका आर्थिक क्षेत्र पे भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत ने पहले ही कदम उठाए हैं, दूसरे देश और यहाँ पे यूरोपीय समुदाय ने भी, जो 5G टेक्नोलॉजी है, इस पे निर्णय लिया है कि चीन को बाहर रखा जाएगा। तो ये हमें उस तरफ संकेत करता है कि आर्थिक रूप से जो है काफी कठिन समय आ रहा है, क्योंकि हर एक देश ये चाह रहा है कि पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, यानी निवेश अंदर होगा और बाहर बहुत कम होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, 4 महीने में ये देखा जाएगा ब्रिटेन और EU के बीच में किस तरीके से ये समझौता होता है, निवेश उससे भी जो है प्रभावित होगा। तीसरा, शायद ये एक मौका है, हर एक चैलेंज को एक मौके के तौर पे भी देखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में जो पलट आ रहा है, कायाकल्प हो रहा है, क्या इसमें कौन से देश अग्रणी स्तर पे हैं इस चीज से जूझने के लिए। शिक्षा जो है काफी हद तक ऑनलाइन जा रही है, तो यहाँ पे क्या ये जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं ब्रिटेन के, क्या वो ऑनलाइन जा सकते हैं, क्या अभी भी उसमें रुचि होगी? मैं ये एक उदाहरण के रूप में दे रही हूँ। राइट। सर्विसेज भी ऑनलाइन की तरफ बहुत हद तक जा चुका है, लेकिन इसमें क्या आगे नीतियां सामने आएंगी, तो इसमें दूसरे देशों को एक मौका मिल रहा है, भारत सामने आ सकता है, और इसमें क्या वो बायलैटरल लेवल पे इसका इम्पैक्ट होगा, ये समय बताए। दासगुप्ता सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम उन देशों को देखते हैं जो कि कोरोना से पहले तक सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया को लीड करने वाली अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती थी, लेकिन इस कोरोना काल में क्या उस फर्क को मिटा दिया है, या फिर कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर उतनी ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही, या चांसेस कम है अगर कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से। क्या ये फैक्ट सही है, और इसके पीछे के रीजन क्या है? क्या कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा इस वक्त, मैं कहूं कि सर्वाइवल उनका ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और इससे बाहर आने के लिए ब्रिटेन के पास क्या कोई विकल्प है, या सिर्फ उसे दिसंबर तक इंतजार करना होगा? आपने कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। जहां तक विकसित देशों का सवाल है, एक सबसे बड़ी चीज यह है कि उनके पास अर्थ है, उनके पास संसाधन है। इसलिए जैसे ब्रिटेन ने जो छोटे व्यवसाय हैं उनके 80% की सीमा तक जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनको उन्होंने पैसे दिए हैं 2,500 पाउंड तक, और लगभग 1 करोड़ जो इस प्रकार के वर्कर्स हैं उनको ये व्यवस्था से मदद पहुंचाई है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है जिसमें करोड़ों, सैकड़ों करोड़ पाउंड खर्च हो रहे हैं, ये कोई साधारण विकासशील देश के लिए संभव नहीं है। यूएस में भी इसी प्रकार से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च उठाया जा रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, नॉर्डिक देश में भी हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है रेजिलियंस, जो है बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, जो उनके पास धन है जिसके आधार पर वो कर सकते हैं टू सी द क्राइसिस आउट। ये विकासशील देश के लिए एक समस्या है। दूसरी बात उत्पन्न होगी कि ये कोविड का जब भी वैक्सीन आएगा, इसका इसका मूल्य क्या रखा जाएगा। इसमें कई बातें आ रही हैं, कभी $40, $20, $30। तो विकासशील देशों के लिए ये भी एक समस्या खड़ी होगी कि वो इससे उबरने के लिए अगर चाहेंगे 60-70% अपने जनसंख्या को वैक्सीनेट करें, तो उसके लिए अर्थ कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। जो आपके विकसित देश हैं उनके लिए यह समस्या नहीं है। तीसरी चीज यह है कि ये बात है कि लगभग 50% या उससे कुछ ज्यादा ब्रिटेन का जो निर्यात होता है गुड्स का या सर्विसेज का, वो EU के साथ होता है। उसी प्रकार का आयात भी वो करते हैं EU से, और अगर वो एक क्लीन ब्रेक जैसी स्थिति हो जाएगी यूरोपियन यूनियन से, तो उसमें बहुत नुकसान होगा ब्रिटेन को, EU को भी होगा, लेकिन काफी कम।
तो इस दृष्टिकोण से अगर बोरिस जॉनसन की जो सरकार है, जो इसी आधार पर जीत करके आई है कि ब्रेक्सिट हम करेंगे और क्लीन ब्रेक करेंगे, नए सिरे से सब कुछ शुरू करेंगे, अगर उस पर पुनर्चिंतन नहीं होता है कि साहब जो स्थिति थी उसमें हमें अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और पूर्ववत जो है हमारा एक कस्टम्स अग्रीमेंट होगा जीरो ड्यूटी का, और उसी प्रकार सर्विसेज का भी। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें रह जाएगा जिसके आधार पर ये ब्रेक्सिट में बहुत कुछ निर्णित हुआ, वो है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम खास करके ईस्टर्न यूरोप से ब्रिटेन में, जिसके चलते ऐसा एहसास हुआ ब्रिटेन के कुछ लोगों को कि साहब उनकी नौकरियां जा रही हैं। तो इस मुद्दे पर विचार करना पड़ेगा और इस पर अगर कुछ समझौता दोनों साइड्स में होता है तो ब्रिटेन के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा, ईयू के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तीसरी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन का जहां तक सवाल है तो इसमें वक्त लगेगा, ये अकस्मात नहीं हो सकता है। चाहे सर्विसेज की बेस को ही वो करना चाहे, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो झुकाव है उससे अलग हट के कुछ करना चाहे, इसमें वक्त लगेगा। ओके, आखिरी कमेंट में चाहूंगा गुरजीत सर, क्या ब्रिटेन की सरकार के पास कोई विकल्प या फिर समय का इंतजार और दिसंबर तक का मैं कहूं कि वक्त उन्हें काटना है? वक्त काटने की समय नहीं है अब उनके पास समय नहीं है। जो उन्हें करना है अभी करना है। देखिए, कोरोना के बारे में यह कहा जाता है दैट कोविड इज मोर डेंजरस टू पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, और इस समय यूरोप में अगर एक देश जिसके पास बहुत कोमॉर्बिडिटीज है वो यूके है। तो कोविड का जो इम्पैक्ट यूके के ऊपर है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और बाकी व्यवस्था इतनी ऑलरेडी खोखली थी कि उसमें ज्यादा हो रहा है यूरोप के मामले। और इस समय जो यूरोप का एक उनके पास सहायता का मार्ग था, जैसे एम्बेसडर साहब ने समझाया, वो उस पर बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप भारत की तरफ से देखिए, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भारत का निवेश यूके में रहा है। उसका रीजन तो प्रोफेसर ने भी बताया है। लेकिन अब भारत के साथ ना तो ट्रेड संधि है, ना ही वीजा पे कोई समझौते हो रहे हैं। हमारे जो वहां पर स्टूडेंट है वो भी नाखुश है। तो ये जो सिर्फ कोविड से इंपैक्ट नहीं है, ये एक उनकी जो नीतियां हैं वो एक पॉजिटिव हल की तरफ नहीं जा रही है। और तीसरी बात रही उनके अपने अंदरूनी। देखिए, बोरिस जॉनसन ने जब ये इलेक्शन जीती तो बहुत जगह पर जो लेबर का संगठन था वो जीत लिया, लेकिन वो लेबर संगठन कोई जॉब लॉस नहीं चाहता है। तो आपके हाथ बंधे हुए हैं अंदर से भी। आप सिर्फ बाहर की तरफ अपने हाथ बढ़ा सकते हो जो आप बढ़ाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपकी पूरी सरकार वो आत्मनिर्भर बननी चाहती है जब आत्मनिर्भर बनने की क्षमता नहीं है। और यह सबसे बड़ा सवाल मैं समझता हूं इस समय यूके के सामने। ओके सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि ब्रिटेन में ये जो आर्थिक मंदी का रास्ता नजर आ रहा है, जो बादल गहराते जा रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या कोरोना सिर्फ है या दूसरे और वैश्विक कारण हैं या अंदरूनी राजनीति और नीतियां हैं? और इससे बाहर